तो चलिए आज की कहानी की तह तक चलते हैं। सोचिए, एक लड़की टोल बूथ पर काम कर रही है और अचानक एक अजनबी उस पर हमला कर देता है। उसे एक ऐसे नाम से पुकारता है जो उसने कभी सुना ही नहीं। और ये बस शुरुआत है। हाँ, और हमले के दौरान उसके एक पुराने जख्म से कागज का एक टुकड़ा बाहर निकलता है। ये किसी आम कहानी की शुरुआत नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो पहचान की तलाश से शुरू होती है और एक पूरे गांव पर लगे भयानक श्राप की जड़ तक पहुंचती है। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये कहानी है छिपी हुई पहचान की, पारिवारिक राज की और इस बात की कि कैसे एक पूरे समाज के डर को एक इंसान के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर सच के पीछे एक और गहरा और ज्यादा भयानक सच छिपा हुआ है। हमारा काम इन सभी पर्दों को एक एक करके उठाना है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसे हम बाद में राहायू के नाम से जानेंगे, पर फिलहाल वो खुद को ये नहीं मानती। उसे अपना नाम पता ही नहीं है। हाँ, टोल बूथ पर उस पर हमला होता है। हमलावर उसे राहायू बुलाता है, किसी तरह वो बच जाती है, लेकिन इस सब में उसके पैर का एक पुराना घाव खुल जाता है। और यहीं से सब कुछ अजीब होना शुरू होता है। हाँ, उस घाव के अंदर से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा मिलता है, एक तावीज जैसा। ये बात ही अपने आप में कितनी अजीब है कि किसी के घाव के अंदर सालों से कोई चीज छिपी हो। ये कमाल का सिंबल है। मतलब वो घाव सिर्फ एक चोट नहीं है, वो उसके अतीत का दरवाजा है जिसे जबरदस्ती खोला गया है। वाह। और वो तावीज हमें बाद में पता चलता है कि उसे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए बनाया गया था, पर उसे बनाने में ही काले जादू का इस्तेमाल हुआ था। यहीं से एक नैतिक सवाल खड़ा होता है, क्या गलत तरीके से मिली सुरक्षा वाकई सुरक्षा होती है, या वो बस आने वाली बड़ी मुसीबत को कुछ वक्त के लिए टाल देती है? बिल्कुल सही बात है। मतलब उसका अतीत सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि सचमुच उसके शरीर का एक हिस्सा था जो बस खुलने का इंतजार कर रहा था। हाँ। और ये दरवाजा जल्दी और खुलता है। उसे अपनी मौसी, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, उनके सामान में एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर के पीछे उसका असली नाम लिखा है राहायो और उसके गांव का नाम हजासरी। अब उसके पास एक नाम है, एक पता है और एक मकसद भी। हाँ, तो वो अपनी दोस्त दीनी के साथ उस पुश्तैनी घर को बेचने के इरादे से गांव जाने का फैसला करती है। और यहीं से कहानी में अलौकिक मोड़ आता है। जैसे ही वो तावीज उसके शरीर से अलग होता है, उसे आत्माएं दिखनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, 3 छोटी लड़कियों की आत्माएं जो किसी और को नहीं दिखती। ये साफ इशारा है कि वो तावीज उसे किसी चीज से, या शायद इन्हीं आत्माओं से बचा रहा था। मतलब उसका सुरक्षा कवच हट चुका है। और ये आत्माएं उसे डराने के साथ साथ शायद कुछ बताने की भी कोशिश कर रही हैं। जब वो गांव पहुंचते हैं तो उनका ड्राइवर उन्हें बताता है कि गांव पर एक अजीब सा श्राप है। और फिर वो एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी देता है कि ये गांव कभी कठपुतली बनाने और उसके खेल के लिए बहुत मशहूर था। उस वक्त ये एक मामूली बात लगती है। हाँ बिल्कुल, पर आगे जाके पता चलता है कि पूरी कहानी का राज इसी एक शब्द कठपुतली में छिपा है। बिल्कुल। और ये कठपुतली वाला एंगल सिर्फ आने वाली घटनाओं का संकेत नहीं है, ये इस कहानी का आप कह सकते हैं सेंट्रल मेटाफर है। अच्छा, कैसे? सोचिए, राहायू की किस्मत को निया के काले जादू ने कंट्रोल किया, गांव वालों के डर को निया के झूठ ने कंट्रोल किया, यहाँ तक कि सप्तदी जो गांव का मुखिया, हाँ। उसकी याददाश्त और भावनाओं को भी उसकी मां ने एक धागे से खींचकर कंट्रोल किया। हाँ। इस कहानी में लगभग हर कोई किसी न किसी की कठपुतली है, चाहे उसे ये पता हो या न हो। एग्जैक्टली। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो गांव पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कब्रिस्तान बच्चों की कब्रों से भरा पड़ा है। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। बहुत ज्यादा। और फिर कहानी एक बेहद क्रूर मोड़ लेती है दीनी के साथ, जो एक गलत पहचान की शिकार हो जाती है। हाँ, ये बहुत ही दुखद है। घर जल्दी बेचने के चक्कर में वो गांव वालों से कह देती है कि वही राहायू है। ये सिर्फ एक हॉरर सीन नहीं है, ये गांव की मानसिकता के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि गांव का डर अब एक सिस्टम बन चुका है, एक अंधा विश्वास। गांव वाले दीनी को जंगल में ले जाकर एक पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। ओह! ये कोई गुस्से में किया गया मर्डर नहीं है, ये एक रस्म है। गांव का मुखिया सप्तदी और उसकी मां निया वहां आते हैं और निया दीनी का गला काट के उसकी खाल उतार लेती है। हाँ, और वो ये सब राहायू समझकर कर रहे थे। ये दिखाता है कि उनके लिए इंसान की पहचान मायने नहीं रखती, सिर्फ राहायू नाम का सिंबल मायने रखता है।
तो दीनी एक नाम की वजह से मारी गई। हाँ, जिसे उसने बसकुस लेतली उधार लिया था। ये बहुत भयानक है। मतलब वो लोग हत्यारे नहीं बल्कि अपनी नजर में पुजारी बन गए हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए बलि चढ़ा रहे हैं। सही कहा। और दीनी की खाल से कठपुतली बनाने की योजना, ये सीधे उस कठपुतली वाले इतिहास से जुड़ जाती है। तो दीनी की मौत के बाद रयायु पूरी तरह अकेली और खतरे में है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि गांव वाले इतने क्रूर क्यों हैं? उन्हें लगता है कि इसका जवाब रयायु के पिता के अतीत में छिपा है। लेकिन असली सच तो कुछ और ही है ना? हाँ, गांव वालों के पास अपनी एक कहानी है जिसे वो 20 साल से सच मान रहे हैं। और वो कहानी क्या है? रयायु छिपकर देखती है कि गांव में एक बच्चा बिना खाल के पैदा होता है और सप्तदी की माँ उसे पानी में डुबो देती है। हे भगवान! तभी राती नाम की एक लड़की उसे बचाती है और गांव का सच बताती है। उनके मुताबिक रयायु के पिता, जो कठपुतली बनाते थे, एक शो के दौरान पागल हो गए और कई लोगों को मार डाला। अच्छा। उनका मानना है कि तभी से ये श्राप गांव पर लगा है। और उनका हल क्या है? कि राहियों की बलि दी जाए और उसकी खाल से खास कठपुतली बनाई जाए ताकि श्राप टूट जाए। ये उनकी कहानी है। हाँ, ये आधा सच है। लेकिन कहानी में वो 3 आत्माएं भी हैं जो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। उनका क्या रोल है? ये हमें वो कौन सा सच दिखाती हैं जिसे पूरा गांव नहीं देख पा रहा? वो आत्माएं राहियों को कहानी का दूसरा और असली पहलू दिखाती हैं। वो दिखाती हैं कि गांव जिसे विलेन समझ रहा है, वो असल में विलेन नहीं था। असली कहानी ये है कि राहियों की माँ शांति का गांव के मुखिया सप्तदी से प्यार था। ओहो। और सप्तदी की माँ निया, जो उनके घर में नौकरानी थी, इस रिश्ते से जलती थी। उसी ने जलन में काले जादू से राहियों पर श्राप डाला था, जिसकी वजह से वो बिना खाल के पैदा हुई थी। हाँ। तो मतलब श्राप की जड़ राहियों का परिवार नहीं बल्कि निया की नफरत थी। ये तो पूरा खेल ही पलट गया था। बिल्कुल। तो फिर राहियों के पिता ने लोगों को क्यों मारा? यहीं पर कहानी और उलझ जाती है। राहियों के पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए, उसे त्वचा देने के लिए एक भयानक रास्ता चुना। क्या मतलब? उसने गांव की उन्हीं 3 लड़कियों की बलि दी, उनकी खाल से कठपुतलियां बनाई और एक अनुष्ठान किया। क्या? इस राक्षसी काम से राहियों को त्वचा तो मिल गई, लेकिन इसकी कीमत उन 3 लड़कियों ने चुकाई। तो वो एक ही समय में एक प्यार करने वाला पिता भी था और एक राक्षस भी। हाँ। उसका इरादा अपनी बेटी को बचाना था, पर तरीका भयानक था। और असली विलेन तो निया निकली, जिसने एक झूठी कहानी बनाकर पूरे गांव को राहियों के परिवार के खिलाफ कर दिया। और 20 साल तक वो झूठ चलता रहा। गांव वाले 20 साल से एक झूठ जी रहे थे जिसे निया ने अपनी नफरत से सींचा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे निजी नफरत और जलन एक ऐसी झूठी कहानी बना सकती है जो पूरे समाज को गुमराह कर दे। सच है। निया ने सिर्फ एक बच्चे पर श्राप नहीं डाला, उसने पूरे गांव को नफरत और हिंसा के एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसा दिया। और सबसे बड़ा धोखा तो उसने अपने बेटे सप्तदी के साथ किया। काले जादू से उसकी याददाश्त मिटा दी ताकि उसे शांति और अपनी बेटी राहियु के बारे में कुछ याद ही न रहे। अब जब राहियु को ये पूरा सच पता चलता है तो उसका मकसद बदल जाता है। अब वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचाना चाहती, वो उन 3 लड़कियों की आत्माओं को भी आजाद करना चाहती है। हाँ, जिनकी बलि दी गई थी। वो उनकी हड्डियों और उनकी खाल से बनी कठपुतलियों को ढूंढकर एक साथ दफनाती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है, श्राप टूट जाता है। ये कोई संयोग नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि श्राप का इलाज और बलि से नहीं बल्कि सच को स्वीकार करने और अतीत की गलतियों को सुधारने से होता है। और उसी पल राती एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है जिसकी त्वचा बिल्कुल सही होती है। ये एक चमत्कार जैसा है जो गांव वालों को उनकी 20 साल पुरानी नफरत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। वो जो उसे मारने वाले थे ये देखकर रुक जाते हैं। और तभी एक और सच सामने आता है। हाँ, सप्तदी को सब कुछ याद आ जाता है। शांति से उसका प्यार और राहियु उसकी अपनी बेटी है। ये जानना कि उसकी माँ ने ही उसे जिंदगी भर धोखा दिया और अपनी ही बेटी का दुश्मन बना दिया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जान ले लेता है। और फिर अपने बेटे की मौत देखकर निया भी आत्महत्या कर लेती है। यहाँ नफरत और बदले का चक्र अपने बनाने वालों को ही खा जाता है। वाह! निया के दशकों की योजना जो झूठ और काले जादू पर टिटी थी, आखिर में उसी को और उसके बेटे को तबाह कर देती है। तो श्राप तो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। इसके बाद राहियु गांव छोड़ देती है। 1 साल तक सब कुछ ठीक रहता है। गांव में बच्चे स्वस्थ पैदा हो रहे हैं,
ऐसा लगता है कि चलो अंत भला तो सब भला। हाँ, लेकिन कहानी हमें यहाँ एक और झटका देती है। ये खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। 1 साल बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगती हैं। क्या होता है? सभी गर्भवती महिलाओं के बच्चे गर्भ में ही मरने लगते हैं। अरे नहीं! और एक औरत को आईने में निया की परछाई दिखती है। इसका मतलब निया की आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई है। वो मरकर भी हारी नहीं। और इस बार उसका हमला और भी भयानक है। अब वो अजन्मे बच्चों को निशाना बना रही है, एक ऐसी जगह जहां कोई उन्हें बचा नहीं सकता। श्राप ने बस अपना रूप बदला है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो एक लड़की जो अपनी पहचान और विरासत को खोजने निकली थी, उसने एक पूरे गांव को एक पीढ़ी पुराने श्राप से आजाद तो करा दिया, लेकिन अंत में वही श्राप एक नए और शायद ज्यादा डरावने रूप में वापस आ गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। राती की दादी ने कहा था कि एक कर्ज कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ बढ़ता जाता है। क्या कुछ श्राप वाकई कभी खत्म नहीं होते? क्या नफरत और काले जादू से शुरू हुआ एक काम एक ऐसा कर्ज बन जाता है जिसे पीढ़ियां भी नहीं चुका सकती, और वो बस अपना रूप बदल कर एक से दूसरे तक जाता रहता है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हिंसा के कुछ चक्र हमेशा चलते रहने के लिए ही बने होते हैं?